जय हिंद। इलेक्ट्रीशियन ICTSM यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं आप लोग के सामने। बहुत ही समझदार टॉपिक, बहुत ही अच्छी टॉपिक जो आप लोग बराबर देखते हैं और यूज भी करते हैं। तो आइए उस टॉपिक को हम लोग बिल्कुल सिंपल वे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन प्राणी, इस मानव प्राणी में एक ऐसा प्राणी है जो शोषण करता है यानी सांस लेता है। एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में भी एक ऐसा डिवाइस है जो शोषण करता है। क्या आपको पता है नाम? नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस में भी एक ऐसा डिवाइस है जो शोषण करता है, वह है आपका ट्रांसफार्मर। आइए इस ट्रांसफार्मर को आज हम लोग बेहतरीन तरीक़ा से समझेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे। तो इस क्लास को मैं अभी आगे मैं बढ़ा रहा हूँ, आप लोग इस क्लास को एंड तक बने रहिए। देखिए इस क्लास में आप लोग क्या सब सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो है आपके घर तक जो है सप्लाई यानी विद्युत सप्लाई कैसे आ जाती है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई कैसे आ जाती है, आपके घर में जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ कैसे चलता है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपका जनरेशन पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है वहाँ पे चाहे हाइड्रो पावर प्लांट हो, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, चाहे सोलर पावर प्लांट हो, अलग अलग विधियों से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, तो उसको कहते हैं जनरेशन। और जनरेट करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी को उसको हम लोग ट्रांसफार्मर, हैवी पावर ट्रांसफार्मर का यूज करके हम लोग उसको यूज करके वोल्टेज को आगे की ओर, मैं इस ट्रांसमिशन लाइन से, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन, देखे होंगे आप लोग ये बड़ा बड़ा पोल, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जो है हम लोग गाँव समाज फैक्ट्री इंडस्ट्री में लेकर के जाते हैं। तो अगर ये ट्रांसफार्मर अगर नहीं होता तो क्या होता, ये जो इलेक्ट्रिसिटी ये इन्होंने जनरेट किया, इसको काफ़ी दूर तक ले जाने में बीच में ही वोल्टेज ड्रॉप हो जाता, जिसके कारण दूर तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा पाता। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफार्मर का, जो वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो और पूरे इंडिया लेवल हो चाहे अदर लेवल हो, जा करके इलेक्ट्रिसिटी हर घर पहुंच सके। तो इसको हम लोग लाते हैं। तो ये पावर जनरेशन जहाँ से उठाते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी को, वहाँ पे स्टेप अप टाइप का ट्रांसफार्मर लगाते हैं। स्टेप अप कहने का मतलब लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर सप्लाई प्रदान करता है। यहाँ पे हम लोग के गांव समाज में ट्रांसफार्मर जो लगा रहता है वह डन ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, जो हाई वोल्टेज को क्या करता है लो वोल्टेज में बदल करके हम लोग को एनर्जी मीटर के थ्रू हम लोग के घरों में सप्लाई प्रदान कर देता है और हम लोग अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं। तो आप लोग देख लिए इस चीज़ को। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए ये हैवी टाइप का ट्रांसफार्मर है, ये हैवी टाइप का ट्रांसफार्मर है। इसका इसी टाइप का, इससे भी बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर आपको जनरेशन पॉइंट पर देखने के लिए मिलेगा। जब आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जाएंगे तो इससे भी बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिलता है। वो क्या करता है, स्टेप अप टाइप का ट्रांसफार्मर रहता है, जो वोल्टेज को काफ़ी डिस्टेंस तौर पर ले जाने की कोशिश करता है। और जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करना चाहते हैं वहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करके हम लोग उसका यूज कर लेते हैं। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे भली भांति। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए इस ट्रांसमिशन लाइन को आप लोग देखे होंगे। इस ट्रांसमिशन की लाइन के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जाता है, लाया जाता है। इस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू क्या किया जाता है, लाया जाता है ना, हमारे घरों तक। तो देखिए आप लोग स्लाइड के माध्यम से समझाते जाते हैं कि देखिए आपका वो बड़ा बड़ा टावर से आया इलेक्ट्रिसिटी गाँव घर में। आपका ये जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं ये लो पावर का ट्रांसफार्मर है, यानी डाउन ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल करके हम लोग के घरों में क्या करता है, सप्लाई प्रदान करता है। और हमारे ये देखो एनर्जी मीटर है यहाँ पर लगा हुआ, इससे हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई आगे कर बोर्ड वायरिंग करके अलग अलग बल्ब, हीटर, पंखा ये सब जलाते हैं, है ना। तो चलते हैं आपकी क्लास की ओर। आज की क्लास, आप लोग इस क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ को जानने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग इस क्लास में जानेंगे कि ट्रांसफार्मर है क्या, उसके बाद ट्रांसफार्मर का टाइप्स कितना होता है, उसके बाद ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यानी कैसे काम करता है। इसके बाद जो है आप लोग ट्रांसफार्मर के पार्ट के बारे में जानेंगे। उसके बाद इसके ट्रांसफार्मर में लॉस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो इन सब बिंदुओं पर, इन सब पॉइंटों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आप लोग समझ गए होंगे कि अभी हम लोग क्या सब सीखने वाले हैं। पहले ओवरव्यू में करा दिया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन को जानते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है, यानी अस्थिर भाग है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसीलिए इसको स्टैटिक डिवाइस कहा गया, इसीलिए इसको स्टैटिक डिवाइस कहा गया। इसमें जो है वोल्टेज, सॉरी, इसमें फ्रीक्वेंसी और पावर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये दोनों चेंज नहीं करता है। ट्रांसफार्मर में कोई बोलेगा क्या चेंज नहीं करता है, तो फ्रीक्वेंसी और पावर क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो चेंज क्या होता है, आपका वोल्टेज और करंट क्या होता है, ट्रांसफार्मर में चेंज होता है। ट्रांसफार्मर में क्या चेंज होता है, वोल्टेज और करंट चेंज होता है। पावर और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये फ्राइडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर भी आधारित होता है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन होता है। क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। यह कौन सा सिद्धांत पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, कौन सा सिद्धांत पर काम करता है,
ये एसी डिवाइस है। इसको ट्रांसफार्मर कौन सा है, कोई पूछेगा कौन सा डिवाइस है, तो एसी और डीसी तो वही तरह का डिवाइस होता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर वर्क करता है एसी पे वर्क करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एसी डिवाइस, न कि डीसी पर यह वर्क करता है। ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी पर वर्क नहीं करता है, ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी पर वर्क नहीं करता है, ठीक है। अगर डीसी सप्लाई इसको आप देंगे तो इसका वाइंडिंग क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग वह जल जाएगा। क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगा, जिससे हम लोग को लॉस हो सकता है। इसीलिए हम लोग ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई नहीं देते हैं। कौन सा सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं। एसी सप्लाई देने के कारण हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एसी डिवाइस बोलते हैं। इसको कौन सा डिवाइस बोलते हैं, ट्रांसफार्मर को एसी डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। इसको समझ गए। चलिए, तो हम लोग ट्रांसफार्मर के टाइप के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ट्रांसफार्मर का टाइप कौन कौन सा होता है। ट्रांसफार्मर के टाइप मुख्य रूप से जो है हम लोग को 3 तरह का होता है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तीसरा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ये तीनों ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से इन सब ट्रांसफार्मरों को देखते हैं आखिर ये क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का आया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप कहने का मतलब ही क्या है, स्टेप अप मतलब लो से हाई, लो से हाई। अब लो से हाई क्या, वोल्टेज, वोल्टेज जो है लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज जो होता है सप्लाई दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यानी लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर जो होगा तो उसको कौन सा बोलेंगे, ट्रांसफार्मर अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसमें जो है प्राइमरी वाइंडिंग क्या होगा, टर्न्स की संख्या क्या होगा, कम होगा। टर्न्स की संख्या क्या होगा, कम होगा। और प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। और टर्न्स की संख्या भी क्या होगा, कम होगा। अगर टर्न्स की संख्या कम है तो करंट का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, करंट का मान ज़्यादा होगा, ठीक है। वोल्टेज अगर कम होता है तो करंट क्या होता है, हाई होता है। तो प्राइमरी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का मान कम है, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज का मान क्या है, कम है, तो करंट क्या होगा, हाई होगा। और टर्न्स की संख्या क्या होगा, कम होगा, टर्न्स की संख्या कम होगा। वही सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, ज़्यादा होगा, वोल्टेज क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। जिधर से सप्लाई दिया जाता है उसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और जिधर से सप्लाई लिया जाता है यानी लोड को कनेक्ट करने के लिए वो होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज क्या होगा, ज़्यादा होगा, और करंट क्या होगा, कम होगा। और टर्न्स की संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी करंट कम है तो टर्न्स की संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। इसको जान गए। तो चलते हैं हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की ओर। स्टेप ट्रांसफार्मर में उसका विपरीत हो जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका स्टेप अप ट्रांसफार्मर के विपरीत हो जाता है। ये मेरा रहा प्राइमरी वाइंडिंग, ये मेरा रहा सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दिया जाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग से सप्लाई लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज क्या है, डाउन ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज क्या होगा, ज़्यादा होगा, वोल्टेज क्या होगा, ज़्यादा होगा प्राइमरी वाइंडिंग में। और टर्न्स की संख्या भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और करंट का मान कम होगा, करंट का मान क्या होगा, करंट का मान कम होगा, ठीक है। उसी तरह से सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगा, वोल्टेज का मान कम होगा। और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या कम होगा और करंट का मान क्या होगा, कम होगा। तो इसको आप लोग समझ गए। तो हम लोग स्टेप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को हम लोग भली भांति समझ गए, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा रहा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग का और सेकेंडरी वाइंडिंग का दोनों इक्वल होता है, उसी तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न्स भी क्या होता है, इक्वल होता है। टर्न्स एन से डिनोट करते हैं, V से वोल्टेज होता है, I से करंट होता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, बराबर होता है। टर्न्स की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। करंट का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में जो होता है वोल्टेज, टर्न्स और करंट तीनों क्या होता है, सेम होता है। तो इसको आप लोग समझ गए। तो चलते हैं हम लोग तो वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। देखिए वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, अब बता दिए थे पहले कि वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन अगर नहीं देगा तो फ्राइडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। फ्राइडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर इसको आप लोग ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, या म्यूचुअल इंडक्शन, ज़्यादातर म्यूचुअल इंडक्शन ही देगा। तो ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है कौन सा इंडक्शन पर वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है, ठीक है। या कौन सा डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस है। कौन सा डिवाइस पर काम करता है, एसी डिवाइस पर काम करता है, न कि डीसी पर, ठीक है। तो नेक्स्ट ये मेरा ट्रांसफार्मर का पार्ट है। ट्रांसफार्मर का क्या है, ट्रांसफार्मर का मेरा पार्ट है ये। ट्रांसफार्मर को पार्ट के बारे में समझिए। सबसे पहले हम लोग कंजर्वेटर टैंक को लेते हैं। इसका आकार देखिए सिलेंड्रिकल टाइप का है। कंजर्वेटर टैंक का आकार कैसा है, सिलेंड्रिकल टाइप का। कंजर्वेटर टैंक में क्या होता है, इसमें तेल भरा हुआ रहता है। कितना भाग भरा हुआ रहता है, 1/3 भाग भरा हुआ रहता है। इसमें आधा भरा हुआ रहता है, हाफ, ठीक है, हाफ तेल भरा हुआ रहता है। इसमें हाफ तेल क्यों भरा रहता है, क्योंकि मेन टैंक में क्या होता है, तेल भरा हुआ रहता है। जब वह तेल गर्म होता है
तो उसको फैलने के लिए स्पेस चाहिए, फैलने के लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो ये कंजर्वेटर टैंक जो है मेन टैंक से कनेक्ट रहता है, ठीक है, मेन टैंक से कनेक्ट रहता है। तो उसमें जो तेल गर्म होकर के ऊपर उठता है, तो ये कंजर्वेटर टैंक में खाली रहता है कुछ भाग, तो उसमें आकर के समा जाता है, जिसके कारण तेल क्या होता है, ठंडा हो जाता है, जिसके कारण तेल क्या होता है, ठंडा हो जाता है। अब फिर जैसे वह तेल का हॉट अगर कूल होने लगता है, तो वह तेल धीरे धीरे मेन टैंक में जाने लगता है, यानी कूलिंग प्रदान करने लगता है और स्पेस देने का काम करता है, तेल को ठंडा और स्पेस देने का काम करता है। कौन टैंक, कंजर्वेटर टैंक, मेन टैंक के लिए, मेन टैंक को, ठीक है। तो कंजर्वेटर टैंक जो है पूरा तेल से भरा हुआ नहीं रहता है, ठीक है, हाफ टैंक ही भरा रहता है, मेन टैंक में आप भरा रहता है तेल से, मेंथा तेल रहता है, ठीक है। तो कंजर्वेटर टैंक को समझ गए। ये मेरा रहा ब्रीदर, देखिए कंजर्वेटर टैंक के नीचे ही लगा हुआ है ब्रीदर। ब्रीदर क्या करता है, यही है सांस लेने वाला, है ना, सांस लेने वाला। तो ये ब्रीदर क्या करता है, वातावरण के मॉइस्चर को एब्जॉर्व करता है, मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। इसमें ब्रीदर में सिलिका जेल लगा रहता है, सिलिका जेल लगा रहता है, जो बाहर से आने वाली धूलकण को क्या करता है, रोक लेता है। जैसे आपके नाक से सांस लेते हैं तो शुद्ध ऑक्सीजन सांस कैसे लेते हैं, जब आपके नाक में कुछ छोटे छोटे बाल रहता है तो वह क्या करता है, बाहर के धूलकण को क्या करता है, रोक लेता है और शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़ा में जाने देता है। तो उसी तरह से जो है ब्रीदर मेरा नाक है, ठीक है, ब्रीदर मेरा नाक है, और ये सिलिका जेल क्या है, नाक के बाल है। तो बाल का काम है उस बाहर के वातावरण में जो भी कण उड़ रहा है उसको रोकना, और ब्रीदर का काम है उसको सांस लेना, ठीक है, और इस कंजर्वेटर टैंक को ठंडा प्रदान करना, ठीक है। ये मेरा है बकोल्ज रिले, ये मेरा रिले है। रिले का काम क्या है, इसमें जब कोई फॉल्ट आता है या आइसोलेशन खराब हो जाता है ट्रांसफार्मर में, हीट ज़्यादा आने लगता है, उड़ने की चांस बनता है, ब्लास्ट होने की चांस बनता है, तो ये रिले जो है ये ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर की तरह वर्क करता है, ये ट्रिप कर जाता है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर उड़ने से बच जाता है, उड़ने से बच जाता है ये बकोल्ज रिले। ये मेरा क्या है, रेडिएटर, ये मेरा रेडिएटर है, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला रेडिएटर है। ये रेडिएटर जो होता है मतलब खुला हो रहता है, इसमें तेल इधर मेन टैंक है ना, इधर से तेल आकर के इस भाग में जो आकर के समा जाता है, बाहर से जो हम लोग बाहर से जो हवा इस वातावरण में चलते रहता है, तो तेल इसमें जैसे आता है, इसमें कूलिंग होकर के मेन टैंक में फिर चला जाता है। इस तरह से रेडिएटर क्या करता है, ठंडा प्रदान करता है। बराबर ट्रांसफार्मर में जो है इस रेडिएटर को पंखा भी लगा दिया जाता है, जिससे कि तेल ठंडा रहे, ट्रांसफार्मर ठंडा रहे, उड़ने से फॉल्ट होने से बचे। तो रेडिएटर इसका काम यही है। ये मेरा एक्सप्लोजन वेंट है, ये एक्सप्लोजन वेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करता है जब तेल हॉट हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए कंजर्वेटर टैंक में भी तेल नहीं है, इधर रिले जो अभी ट्रिप नहीं किया, तो इसमें डायफ्राम लगा रहता है, यहाँ पे डायफ्राम मुंह पर जो है डायफ्राम लगा था, जैसे तेल हॉट होकर के स्पेस इसको नहीं मिलता है, तो यह ब्लास्ट होने पर उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्या कहता है, डायफ्राम इसका फट जाता है, डायफ्राम फट जाने के बाद हॉट तेल जो होता है इसके थ्रू बाहर निकल जाता है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर उड़ने से बच जाता है। अगर सोचिए कि अगर ये डायफ्राम नहीं फटा तो क्या होगा ट्रांसफार्मर का, यही कारण है कि ट्रांसफार्मर जब रिले और बकुल एक्सप्लोजन वेंट ये नहीं फटता है या नहीं खुलता है, नहीं ट्रिप होता है, तो ट्रांसफार्मर उड़ जाता है और आग लग जाता है। ये मेरा ऑयल गेज है, देखिए ऑयल गेज इस कंजर्वेटर टैंक पर लगा हुआ है कि कंजर्वेटर टैंक में तेल का लेवल क्या है यह इंडिकेट करता है, तेल का लेवल क्या है यह इंडिकेट करता है, ठीक है। कंजर्वेटर टैंक पर ऑयल गेज का मीटर लगा रहता है। ये मेरा रहा थर्मोमीटर, ये थर्मोमीटर क्या करता है, इस ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर को मेजर करने का काम करता है, कितना टेम्परेचर इसमें है, ठीक है। ये मेरा रहा बुशिंग, दो तरह का बुशिंग होता है, HT LT, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ये मेरा बुशिंग है। तो हाई टर्मिनल और लो टर्मिनल जहाँ से लिया जाता है, टर्मिनल लेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे ना, तो टर्मिनल जहाँ से लिया जाता है तो उसी बोलते हैं, दो तरह का टर्मिनल होता है, एगो HT LT और HT, उसी को बुशिंग बोलते हैं, उसी क्या बोलते हैं, बुशिंग बोलते हैं। ये रहा मेन टैंक, ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये क्या है, मेन टैंक है, ये क्या है, मेन टैंक है, ये क्या है, मेन टैंक है। इस मेन टैंक में क्या होता है, तेल भरा हुआ रहता है, तेल भरा हुआ रहता है। ट्रांसफार्मर के जो वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग इसी तेल में डूबा हुआ रहता है, इसमें कुछ नहीं होता, खोखला भाग रहता है, खोखला भाग रहता है, ठीक है। इस खोखला भाग में क्या करता है, वाइंडिंग को डुबा दिया जाता है। वाइंडिंग को डुबा इसीलिए दिया जाता है कि उसको वाइंडिंग जैसे इसमें EM फ्लक्स कटे और इंडीज EMF बने तो वह हॉट ज़्यादा ना हो, है ना, जो करंट वो प्रोवाइड करे तो उसमें हॉट ज़्यादा नहीं हो, गर्म नहीं हो, तो इसीलिए तेल में उसको क्या करते हैं, वाइंडिंग को डुबा के रखते हैं, तेल को में क्या करते हैं, वाइंडिंग को डुबा के रखते हैं, ठीक है। तेल में उसको डुबा के रखते हैं। तो तेल कहाँ होता है, मेन टैंक में होता है, ठीक है। तो वाइंडिंग को कहाँ रखते हैं, तो मेन टैंक में रखते हैं, ठीक है। तो आई हो ओके, आप लोग समझ गए होंगे ट्रांसफार्मर के पार्ट कौन कौन सा है, क्या वर्क करता है। तो ट्रांसफार्मर के ये सारी पार्ट है, ठीक है। देखिए आगे, ये देखिए अभी बताए थे, अभी ट्रांसफार्मर में इस तरह का आग कितना बार लग चुका है ना, कितना बार लग चुका है। बहुत सारा जगह पर रेडिएटर नहीं लगा रहा था, बहुत जगह ट्रांसफार्मर में, बहुत छोटा ट्रांसफार्मर में या बड़े ट्रांसफार्मर कभी रेडिएटर नहीं लगता, ज़्यादातर कूलिंग नहीं हो पाता है, तो जिसके कारण ट्रांसफार्मर हॉट होता है, हॉट होने के बाद तेल हॉट होता है ना। तेल जैसे उसको बाहर निकालने के लिए या कूलिंग नहीं उसको प्रदान करता है, डायफ्राम नहीं फटता है, तो ट्रांसफार्मर ऑलरेडी क्या होता है, आग लग जाता है और काफ़ी क्षति पहुँच जाता है। तो ट्रांसफार्मर में इस तरह का आग लगे हुए आप लोग देखे होंगे, जरूर देखे होंगे। तो ट्रांसफार्मर में आग भी लग जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं ट्रांसफार्मर के टाइप के बारे में, कौन कौन सा टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। बहुत सारा टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में देखेंगे तो आप लोग बहुत सारा टाइप का ट्रांसफार्मर होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं। वैसे तो 3 तरह का ट्रांसफार्मर, वैसे तो
दो तरह का ट्रांसफार्मर हम लोग बराबर यूज कर रहे हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ठीक है। लेकिन हम लोग बहुत सारे ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऐसा इलेक्ट्रिकल है जिसमें छोटा छोटा ट्रांसफार्मर का यूज़ करके हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, लैब करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं ना। तो देखिए ये मेरा रहा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसको क्या बोलते हैं, स्टेप अप सॉरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये मेरा रहा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये मेरा रहा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। यह होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सिलेंड्रिकल टाइप का है। ये होता है सिंगल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट टाइप का ट्रांसफार्मर है। ये आयरन कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है। ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है, 3 फेज टाइप का ट्रांसफार्मर है। ये क्या है, फेरेट कोर का टाइप ट्रांसफार्मर है, फेराइट कोर का ट्रांसफार्मर है। ये मेरा अर्थिंग टाइप का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अलग अलग टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, है ना। और दिखाते हैं आप लोग को, देखिए यहाँ पे। और ये सारा भी ट्रांसफार्मर है। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये पावर ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर है। ये ऑडियो ट्रांसफार्मर है, ऑडियो ट्रांसफार्मर। ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये करेंट ट्रांसफार्मर, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। ये कौन है, फर्नेस ट्रांसफार्मर। ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है। ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है। ये पल्स ट्रांसफार्मर है, देखिए। रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर ये रहा, टोरडियल ट्रांसफार्मर ये रहा, रेजोनेंस ट्रांसफार्मर ये रहा। देखिए कितने तरह का ट्रांसफार्मर होता है। आप लोग जानते थे कि स्टेप और स्टेप डाउन, देखिए कितना प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी जानेंगे कि ट्रांसफार्मर, अभी बताए थे आप लोगों को कि ट्रांसफार्मर कौन कौन टाइप का होता है। तो सबसे पहले देखिए, ट्रांसफार्मर में सप्लाई के आधार पर 2 तरह का ट्रांसफार्मर होता है, एक सिंगल फेज, एक ट्रिपल फेज, ठीक है। सप्लाई के आधार पर 2 तरह का ट्रांसफार्मर होता है, सिंगल फेज और 3 फेज। वाइंडिंग के आधार पर 3 तरह का ट्रांसफार्मर होता है, जिसमें एक ही वाइंडिंग होता है, उसको सिंगल वाइंडिंग कहते हैं, डबल वाइंडिंग कहते हैं, ट्रिपल वाइंडिंग कहते हैं। तो वाइंडिंग के आधार पर 3 को ट्रांसफार्मर होता है, सिंगल वाइंडिंग, डबल वाइंडिंग, ट्रिपल वाइंडिंग, ठीक है। मेजरमेंट के आधार पर जो होता है 2 तरह का ट्रांसफार्मर होता है, एक करंट ट्रांसफार्मर जिसको सीटी कहते हैं, एक होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिसको पीटी कहते हैं, यानी सीटी और पीटी, ठीक है। उसके बाद जो है फंक्शन के आधार पर 3 तरह का ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। कूलिंग के आधार पर 2 तरह का ट्रांसफार्मर होता है, ड्राई ट्रांसफार्मर, ऑयल ट्रांसफार्मर। कोर के आधार पर 3 तरह का ट्रांसफार्मर होता है, सेल टाइप का ट्रांसफार्मर, कोर टाइप का ट्रांसफार्मर, बेरी टाइप का आधार पर 3 तरह का ट्रांसफार्मर होता है, सेल टाइप, कोर टाइप और बेरी टाइप, ठीक है। ये सारी टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। तो अब हम लोग ट्रांसफार्मर के क्या जानते हैं, ट्रांसफार्मर के ईएमएफ इक्वेशन जानते हैं। ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, देखिए। ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन जो होता है वो होता है 4 पॉइंट, ये देखिए, इसको देखिए, इसमें क्या लगा 4.44 मैक्सिमम फ्लक्स फ्रीक्वेंसी इंटू एन, यानी आपका एफ जो है फ्रीक्वेंसी है, एन क्या है, टर्न्स है, ये क्या है, ये नहीं है इसमें। तो इसका जो होता है ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन 4.44 मैक्सिमम फ्लक्स फ्रीक्वेंसी इंटू टर्न्स, ठीक है। यानी 4.44 फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू टर्न्स, ये होता है आपको, ये मेनली होता है, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है 4.44 BMX, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स हुआ FN एरिया, ठीक है। तो इस टाइप का भी ट्रांसफार्मर होता है, रेशियो होता है। तो 2 तरह का रेशियो होता है, तो मेनली आप लोग इसको याद रखिएगा। इसका वैल्यू क्या है 4.44, ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू टर्न्स, ठीक है, इसको याद रखना है। अब मेरा क्या नेक्स्ट रहा, वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन अप ये मेरा गलत है, इसको डन बोल दीजिए, ये डन है, ठीक है, ये डन है, ये अप है, हाँ। वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है, वोल्टेज रेगुलेशन डन ट्रांसफार्मर में नॉन लोड माइनस फुल लोड इंटू बट्टा फुल लोड इंटू 100। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन डन ट्रांसफार्मर में नॉन लोड माइनस फुल लोड बट्टा फुल लोड इंटू 100, ठीक है। और वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है डन अप ट्रांसफार्मर में, अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, नॉन लोड माइनस फुल लोड बटे नॉन लोड इंटू 100। तो ये होता है आपको वोल्टेज रेगुलेशन अप और डन में, ठीक है। चलिए, ये मेरा ट्रांसफार्मर का रेशियो है, ये क्या रहा, रेशियो है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। ट्रांसफार्मर का रेशियो है, ट्रांसफार्मर का रेशियो क्या होता है, देखिए। इसमें कोई सिंपल ही है, जैसे सेकेंडरी वाइंड ट्रांसफार्मर का रेशियो जो होता है, ई जो होता है ईएमएफ है, अब वोल्टेज भी होता है, तो ई अभी आपका है ईएमएफ, ठीक है। एन क्या है टर्न्स, आई क्या है करंट, भी होता है V2/V1 दे देते हैं यहाँ पे V1, ठीक है। तो रेशियो जो होता है ट्रांसफार्मर का, सेकेंडरी ईएमएफ बाय प्राइमरी ईएमएफ इज इक्वल टू सेकेंडरी टर्न्स बाय प्राइमरी टर्न्स इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज बाय प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू प्राइमरी करंट बाय सेकेंडरी करंट। करंट क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। करंट क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर आप ऊपर में सेकेंडरी वाइंडिंग का वैल्यू रख रहे हैं, सेकेंडरी ईएमएफ का, सेकेंडरी टर्न्स का, सेकेंडरी वोल्टेज का, तो नीचे में होगा प्राइमरी ईएमएफ का, प्राइमरी टर्न्स का, प्राइमरी वोल्टेज का, तो करंट उसका अपोजिट हो जाएगा। ऊपर में अगर आप सेकेंडरी रखे हैं तो ऊपर में आपका करंट का वैल्यू जो रखना पड़ेगा वो प्राइमरी का रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, प्राइमरी का रखना पड़ेगा, इसका अपोजिट होता है, ठीक है। इसका रेशियो, ट्रांसफार्मर का रेशियो, तो इसको समझ गए होंगे रेशियो को आप लोग। अब मेरा लॉस है, ये लॉस है,
ट्रांसफार्मर में कौन कौन सा लॉस होता है? मुख्य रूप से दो तरह का लॉस होता है, एक आयरन लॉस, एक कॉपर लॉस। आयरन लॉस को कोर लॉस भी बोला जाता है, आयरन लॉस को कोर लॉस भी बोला जाता है, और दूसरा होता है कॉपर लॉस। आयरन लॉस को कोर लॉस, मैग्नेटिक फ्लक्स और नो लोड लॉसेस भी बोला जाता है, और कॉपर लॉस को वेरिएबल लोड लॉस भी बोला जाता है। तो दो तरह का लॉस होता है, आयरन लॉस और कॉपर लॉस, ठीक है। आयरन लॉस और कॉपर लॉस। आयरन लॉस में दो तरह का लॉस होता है, एगो ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस, ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस। और कॉपर लॉस का जो फार्मूला होता है वो होता है आई स्क्वायर आर होता है। ये होता है ट्रांसफार्मर में दो तरह का लॉस होता है। कौन कौन ट्रांसफार्मर में लॉस कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है कोर लॉस जिसको आयरन लॉस कहते हैं, दूसरा होता है कॉपर लॉस। कोर लॉस में दो तरह का लॉस होता है, एक ईडी करंट लॉस और दूसरा हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है। कॉपर लॉस में का फार्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है, आई स्क्वायर आर होता है। तो आई हो कि आप लोग इस क्लास में आज समझ गए होंगे कि हम लोग क्या क्या सब पढ़े। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर के ओवरव्यू को जाने, उसके बाद ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन के बारे में जाने, ट्रांसफार्मर का पार्ट के बारे में जाने, उसके बाद ट्रांसफार्मर के कितने से कितना टाइप का होता है उसके बारे में जाने, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग लॉस के बारे में जाने, रेशियो के बारे में जाने, वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में जाने। इन सब बिंदुओं का आज पॉइंट रखा गया। आप लोग समझे होंगे अच्छी तरह से, नहीं समझे हैं तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए कि कौन सा पॉइंट आपको समझ नहीं आया, उसको मैं फिर से रिव्यू कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इस क्लास को यही रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। इलेक्ट्रीशियन ICTSM यूट्यूब चैनल पर आप आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।